आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चल कुंडली धारा मापी की। चल कुंडली धारा मापी जिसे हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके दो पार्ट है। पहला हमारा है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा है बच्चों हमारा किलकित कुंडली धारा मापी। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक बड़ा सा आपको डायग्राम बनाकर एग्जाम में आना होता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। कैसे सर? बच्चों निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी, ये दोनों जो पार्ट है वो है चल कुंडली धारा मापी की, और इसमें पूछ लिया जाता है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और पूछ लिया जाता है कि चल कुंडली धारा मापी जो होता है हमारा, इसमें वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। इसलिए आज का हमारा जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी एग्जाम में आ सकता है। वैसे कुछ खास नहीं है। अगर इसने कि इसका आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया ना तो समझ लो कुछ है ही नहीं बच्चों, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए पूरा नोट्स लेके आया हूँ। आपको कहीं से कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा ये फिगर जो हम आपको बनाकर यहाँ पे समझाने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किलकित कुंडली धारा मापी क्या है। लेकिन जो इसका न्यूमेरिकल जिसमें आपको फॉर्मूला पूरा डिराइव करके देना है, वो मैं पूरा आपको यहाँ पर लिख कर अलग से डिराइव करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो उसको मैं लिखकर नहीं लाया हूं क्योंकि वो ज़्यादा समझना जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं चल कुंडली धारा मापी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरी है हमारी किलकित कुंडली धारा मापी। बच्चों जो हमारी किलकित कुंडली धारा मापी होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, जबकि निलंबित कुंडली धारा मापी को कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इनके बारे में डीप से समझना है तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सिद्धांत, धारा मापी का सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि ये चैप्टर ही आप लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय प्रभाव वाला। तो बच्चों धारा मापी का सिद्धांत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। धारा मापी के आधार पर जब किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है बच्चों, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और उसके बाद धारा उससे उत्पन्न हुई। उसके बाद उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं बच्चों, है ना। शायद आपको याद भी होगा कि टाउ बराबर IAB और साइन थीटा हम लोग कर चुके हैं। अगर फेरों की संख्या n हो तो NIAB ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित है। चलिए सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसमें ऊपर एक T1 जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये हमारी मरोड़ टोपी है। ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है। फास्फर ब्रांच एक धातु होती है। इसके बाद यहाँ पे तांबे की तार की एक कुंडली है, और ये तांबे की तार की कुंडली जिसमें आपको C लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, C मतलब कॉइल है, और ये एल्युमिनियम के फ्रेम पर कसी हुई है। यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है, और ये दर्पण जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस दर्पण का भी कुछ ना कुछ काम होगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उसके बाद ये चुंबक के दो ध्रुव के बीच में कुंडली रख दी गई है, और ये कुंडली ऐसे बनाई गई है कि इसमें तांबे के तार के फेरे लपेटे गए हैं। उसके बाद नीचे एक स्प्रिंग लगा दी गई है। स्प्रिंग लगाने के बाद इसका ये वाला भाग यहाँ से आता है, और आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा T2 पॉइंट है, और ये T2 जो आपको दिख रहा है ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से एक तरफ से धारा लेंगे, दूसरी तरफ से धारा लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं अगर समझाऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या करते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना में एक नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के तार की कुंडलियां होती हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये नरम लोहे की क्रोड है, और इस नरम लोहे की क्रोड में तांबे के तार की कुंडलियां हैं। और उसके बाद ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये तांबे के तार नहीं है बच्चों, ये एल्युमिनियम का फ्रेम बना दिया गया है। तांबे के तार कहाँ हैं? तांबे के तार यहाँ पे हैं, यहाँ पे तांबे के तार हैं, और उसके बाद एल्युमिनियम का एक फ्रेम बना दिया गया है। समझ गए आप लोग? और उस फ्रेम में इसको कस दिया गया है। अब आपके मन में होगा कि सर मुझे ये बात तो क्लियर समझ में आ गई है कि ये एक तांबे के तार को लपेट की कुंडली बना दी गई, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इसको एल्युमिनियम के फ्रेम में लगाना जरूरी क्यों था? आखिर सर ये फ्रेम क्यों बनाया इन्होंने?
बेटा एक बात बताइए, अगर ये फ्रेम नहीं होता तो बीच की कुंडली जो होती वो क्या घूम पाती? नहीं ना। इसीलिए क्या किया गया, एक फ्रेम बनाया गया और उसके बीच में इसको कस दिया गया, इस कुंडली को। हमें उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि यह कुंडलियां एक फ्रेम पर रखी होती हैं और कुंडली का एक सिरा फास्फर ब्रांच की पट्टी से जुड़ा होता है तथा ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी T1 से जुड़ा होता है। बेटा यहां तक हम लोग ने अभी देख लिया कि एक फ्रेम में कसा होता है, ऊपरी सिरा ब्रांच की पट्टी से देखो ये फास्फर ब्रांच है और इसकी पट्टी से ये बच्चों फास्फर ब्रांच की पट्टी से ये पूरा सिरा जुड़ा हुआ है और ये मरोड़ टोपी है। देखो मरोड़ टोपी का मतलब क्या है कि ये क्या करेगी, इसको घुमाने का काम करेगी, ये पूरी घूम सकती है, ये पूरा फ्रेम जो है वो पूरा घूम सकेगा, इसीलिए ये नाम रखा गया मरोड़ टोपी। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी T1 से जुड़ा होता है और जिसमें क्या लगी होती है बेटा, स्प्रिंग लगी होती है। कहाँ स्प्रिंग लगी है? देखिए बच्चों यहाँ पे भी स्प्रिंग लगी होगी और नीचे भी इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, अब स्प्रिंग की वजह से घूम सकेगा। इसके बाद देखिए क्या है, फास्फर ब्रांच की पट्टी के नीचे एक समतल दर्पण लगा होता है और जो पट्टी के साथ साथ क्या करता है बच्चों, घूमता रहता है। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा हुआ है और ये पट्टी के साथ साथ घूमेगा, ये पट्टी के साथ साथ घूमेगा बच्चों। तो ये समतल दर्पण लगा होता है जिसे M से दिखाया गया है, M मतलब होता है मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फिर कह रहे हैं ये संपूर्ण प्रबंध एक धात्विक बॉक्स में बंद रखा जाता है। मतलब जो आपको यहाँ ओपन फिगर दिखाई दे रहा है ना, इसको एक ऐसा नहीं हो रखते कि भाई इसको ओपन रख ले, ये पूरा जो प्रबंध है इसको एक धातु के बॉक्स में बंद करके रखते हैं बच्चों। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर जरा ध्यान से देखिए, फिर क्या कह रहे हैं, जिसके सामने की ओर कांच की एक खिड़की लगी होती है। अब कांच की खिड़की क्यों लगी है? बात तो समझ में नहीं आएगी, कांच की खिड़की क्यों लगी है। बच्चों जब केमिस्ट्री में आप क्लास 12th में या अलग से अभी कोई बड़ा और कोई कोर्स करोगे, कोई BSc करेगा, कोई इसके बाद BSc के बाद MSc करेगा, PhD करेगा या कोई BTech करेगा, तो वहाँ पे आपको जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो वेट करते हो आप, जिससे मान लो आपको फास्फर को या मान लो फास्फोरस को क्या करना है, वेट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, जब उसको तौलने के लिए आप जाओगे तो कांच का एक बड़ा सा क्या बना होगा, बॉक्स बना होगा, उसके अंदर तराजू रखा होता है। क्यों? क्योंकि हवा वगैरह का उस पर असर ना पड़े, है ना। तो वैसे ही इसमें भी है कि ये पूरा हिले ना, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग लेने में दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई? रीडिंग लेने में कोई भी समस्या ना हो। तो बच्चों इसीलिए इसमें क्या करते हैं, सामने एक खिड़की लगी होती है, उसमें भी कांच का पूरा बॉक्स होता है। टीचर आपको बोलेंगे कि बॉक्स को बंद कर दो और बंद करने के बाद आप आराम से रीडिंग ले लो, ताकि बाहरी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जिस धारा का मापन करना होता है, मान लो भाई धारा मापी का मतलब क्या है, धारा मापने वाला, है ना। अभी मैं आपको धारा मापी और अमीटर के बारे में बता दूंगा कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। ठीक, तो धारा का मापन करना होता है, उसे टर्मिनल T1, यहाँ पे कैपिटल कर लो, उसे टर्मिनल T1 से प्रवेश कराकर कुंडली स्प्रिंग से गुजार कर टर्मिनल T2 से बाहर निकाल लेते हैं। मान लो कि आपको कोई एक धारा है और वह धारा मापनी है, तो उसको यहां से प्रवेश कराओगे, ठीक है, और T2 से बाहर निकाल लोगे, सारा खेल बीच में हो जाएगा, धारा का मापन हो जाएगा, यहीं पर आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब क्या हुआ, इस प्रबंध में कुंडली के दोनों तरफ स्थायी चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर बना रहे। मतलब ये जो हमारे लगे हुए हैं क्या, ये इनको देखो ना, बेलनाकार काटा गया है। कैसा काटा गया है? बेलनाकार। अभी आप ध्यान से देखो, अंदर से धंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे धंसे हुए हैं, ठीक है, ये बेलनाकार है। और इसमें जो कुंडली बनाई जाती है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, बिल्कुल जैसे ये बॉटल, ये ग्लास जैसा आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये ग्लास जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही कुंडली बनाई जाती है और ऐसे लगाए जाते हैं इसमें क्या बच्चों, ये ध्रुव खंड, ऐसे, समझ गए आप लोग, ताकि प्रत्येक स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो कैसा बना रहे, समांतर बना रहे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम ध्यान से समझते हैं इसमें करते क्या है।
ऊपर से धारा आएगी, ये T1 है हमारा, और उसके बाद यहाँ से आएगी, बीच में इधर मरोड़ टोपी लगी हुई है, और T1 के बाद मरोड़ टोपी से होते हुए इस फास्फर ब्रांच की पत्ती से होते हुए यहाँ से होके हुए आएगी। सर ये दर्पण क्यों लगा हुआ है? ये रीडिंग लेने का काम में आता है बच्चों। इसके बाद तांबे के तार की इसमें कुंडियाँ लगी होती हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम है, स्प्रिंग है, और इसके बाद यहाँ से धारा वापस निकाल ली जाती है। हमें उम्मीद है ये सारा खेल आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या होती है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। तो सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो इसका चित्र है वो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, आप बना लेना बड़े आराम से, और नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। सबसे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपकी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी बच्चों धारा मापी की धारा सुग्राहिता। हेडिंग क्या होगी? धारा मापी की हेडिंग होगी बच्चों धारा मापी की धारा सुग्राहिता। यार ये सुग्राहिता क्या होती है, सबसे पहले इसे समझेंगे। बेटा सुग्राहिता मतलब होता है कि सेंसिविटी, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? सेंसिविटी, है ना, कि कितना ये सेंसिटिव है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको छोटा सा अंतर पता होना चाहिए कि अमीटर क्या होता है और उसके बाद धारा मापी क्या होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। बेटा ये भी धारा को मापता है और ये भी धारा को मापता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये धारा के केवल परिमाण को माप लेता है। किसको माप लेता है? परिमाण को माप लेता है। और धारा मापी क्या करता है बेटा? ये परिमाण को मापने के साथ साथ दिशा भी माप लेता है कि किस दिशा में धारा बहेगी। तो हमें उम्मीद है इन दोनों में आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि अब हम समझेंगे कि धारा मापी की सुग्राहिता मतलब उसकी सेंसिटिविटी कैसे मेजर की जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यदि किसी धारावाही कुंडली में, यदि किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर आई ए बी और उसके बाद साइन थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, और ये ए और बी के बीच का ही कोण होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ठीक है, अगर उसमें कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका बल आघूर्ण। हमें उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं कि मान लो ये जो धारा मापी आपने बनाया है, कौन सा? निलंबित धारा मापी। इसमें इसकी मरोड़ टोपी में मरोड़ दृढ़ता, दृढ़ता को क्या बोलते हैं हम लोग को पता ही है। ठीक है, कि जो आपने पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, तो ये हमारी रिजिडिटी, जिसको हम मरोड़ दृढ़ता मान लीजिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो मरोड़ दृढ़ता क्या है? वो हमारी सी हो। मैंने इसका नाम दिया कि मरोड़ दृढ़ता हमारी कौन सी है? सी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मरोड़ दृढ़ता हमारी सी हो, और उसके बाद इसकी ऐंठन। अब देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ डीप में नहीं पढ़ना है। जितना ज़्यादा डीप में जाओगे आपको समस्या ही होगी। मान लीजिए कि मरोड़ दृढ़ता हमारी सी और फाई हमारी क्या है? ऐंठन है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो भी एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं समझिए। हम इसको घुमाना अगर शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको घुमाना शुरू करें तो ये ऐंठ रहा है। ठीक है, तो ऐंठन हो गई। अब दृढ़ता, इसकी कुछ ना कुछ दृढ़ता होगी। हम उधर को घुमा रहे हैं और अपने दृढ़ता के कारण ये घूम नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उधर को एक बल लगा रहे हैं हम
और ये घूम नहीं रहा है, ये हमारी तरफ एक बल लगा रहा है उल्टा, तो ये क्या कर रहे हैं, दो अपोजिट बल हो गए, दो अपोजिट फोर्स हो गए, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, बल आघूर्ण। तुम्हें पता ही है कि दोनों हमारे अलग अलग दिशा में बल होने चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, बल आघूर्ण। तो मैं बताता हूं बच्चों यहां पे आपको कि यदि धारामापी की मरोड़ दृढ़ता C व ऐठन फाई हो, तब बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा। तब जो हमारा बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा हमारा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, C और फाई। बात समझ में आ गई। और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। ऊपर जो बल आघूर्ण है और नीचे दो बल आघूर्ण हैं, ये एक ही डिवाइस के हैं, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से मेरी बात को प्लीज समझना, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटा, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया। और ये जो आज का हमारा सेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है आपके, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बच्चों। हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमने यहां लिखा कि NiAB और ये बराबर हो जाएगा C और फाई के। अब यहां पे हमने I का वैल्यू निकाला, जो कि वैल्यू आएगा हमारा C फाई और अपॉन में आएगा NA और उसके बाद B। इतनी बात आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि I लिख रहा हूं और इसमें C/NAB को एक कांस्टेंट मान ले रहा हूं। देखो ये चीज़ें ना कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं इनको ज़्यादा डीप में समझाऊंगा तो बेटा ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए जहां समझाना होता है मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूं, है ना। जहां ज़्यादा नीड नहीं है वहां हम ऊपर ऊपर ही चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम ध्यान से समझना, I की वैल्यू हमने निकाली और K और इसके बाद ये हमारा आ गया वैल्यू, ठीक। अब उसके बाद हमने लिखा कि जहां K बराबर जो वैल्यू है, स्मॉल k बनाना आप लोग, K बराबर जो वैल्यू है वो है C/NA और उसके बाद B, ठीक है, ये बात लिख लिया। जिसे उपकरण नियतांक या धारा परिवर्तक गुणांक भी कहा जाता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सुनिए कि क्या होती है धारामापी की सुग्राहिता। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि धारामापी की सुग्राहिता प्रति एकांक विक्षेप का मतलब समझते हो आप लोग भाई। एक बार ऐसे मान लो कोई चीज, है ना, प्रति एकांक विक्षेप द्वारा मापी जाती है। इसका मतलब आपको अभी नहीं समझ में आया होगा। मापी जाती है अर्थात मैं कह सकता हूं कि सुग्राहिता, ठीक, सुग्राहिता के पहले आप एक चीज और भी ऐड करोगे, धारा सुग्राहिता। देखो ये चीजें ऐसी हैं बेटा जिनको मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं।
अर्थात धारा सुग्राहिता, कॉमा लगाइएगा और लिखिएगा कि ऐंठन व धारा का अनुपात होता है, अनुपात होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, धारा सुग्राहिता। अच्छा, सुग्राहिता को हमने अंग्रेजी में क्या बताया था, सेंसिटिविटी, और धारा किससे डिनोट की जाती है, आई से। तो मैं बोल सकता हूं कि एस और आई की सेंसिटिविटी है ना, ये जो होगी वो ऐंठन और धारा इन दोनों का अनुपात होगी, जैसा हमने परिभाषा में लिखा। और हम जानते हैं कि आई बराबर, अभी अभी एक आपने फॉर्मूला निकाला है, और वो क्या निकाला है, के और उसके बाद फाई, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाई और उसके बाद लिख सकते हैं के और फाई, इन दोनों को काट देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा 1/k, ये आ जाएगा हमारे पास। बोलो इतनी बात क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये हमने SI निकाल लिया। और अब हम लोग एक चीज़ और भी जानते हैं कि k बराबर, जो मेरा वैल्यू था वो था C/, शायद आपको याद हो, पीछे भी हमने बताया है कि k बराबर, वो वहाँ लिखा C/NAB, तो हमने यहाँ लिखा कि C/NAB, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/C और बटे में NAB, है ना। इस वैल्यू को ऊपर भेजेंगे बच्चों, और जैसे ही हम इसको ऊपर भेजेंगे मेरे पास हो जाएगा NAB और बटे में कितना हो जाएगा C, और ये आ जाएगा मेरा वैल्यू। बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? क्या इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कठिन था? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आया मेरे पास, और एक मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया, और ये फॉर्मूला हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ये n बराबर फेरों की संख्या, a बराबर उस कुंडली का क्षेत्रफल, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र, और c बराबर जो हमारा है वो है मरोड़ दृढ़ता। समझ में आ गई? और धारा और ऐंठन के बीच में भी एक रिलेशन हमने निकाल लिया है यहाँ से, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ये चीज़ें आपको, हमें उम्मीद है, अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बताइए ये बात क्लियर? अब सुनिएगा, जो अब लिखने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। मैं बोलूँगा कि अगर c की वैल्यू को हम बढ़ा दें, अगर हम c की वैल्यू को बढ़ा दें और k की वैल्यू को कम, NAB इन दोनों की वैल्यू को कम कर दें, ध्यान से सुनिएगा, c की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो उस अभी फ़र्क क्या पड़ेगा, इसको जितना बढ़ाओगे c की वैल्यू को, SI उतना ही कम होगा, और इनकी वैल्यू को जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये बच्चों बढ़ता जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अतः c की वैल्यू को बढ़ाकर NAB की वैल्यू को घटाकर धारा मापी की धारा सुग्राहिता को घटाया जा सकता है। बताओ ये बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा कि अतः C की वैल्यू को मतलब C के मान को घटाकर तथा, क्यों बच्चों, इसको घटाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप वैल्यू पुट करके भी देख लो। C के मान को घटाकर तथा N, A व B के मान को बढ़ाकर SI का मान घटाया जा सकता है, क्योंकि सुग्राहिता जितनी कम घटाया जा सकता है, धारा मापी उतना ही ज़्यादा अच्छा, तो सुग्राहिता का इसको घटाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार बच्चों यहाँ से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और बच्चों इसका भी। ठीक है, रुकिएगा, अब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता की। हाँ, तो हमें उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आपका जो हेडिंग है वो होगा कि धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। बहुत आसान है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, चलिए समझते हैं। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता हम इसको किससे लिखेंगे, एस और वी, ठीक। हमने अभी लिखा था कि फाई अपॉन आई, इस बार लिखेंगे फाई अपॉन वी। तो मैं लिख सकता हूं कि ऐंठन और वोल्टेज मतलब विभवांतर, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो हम लिख सकते हैं कि धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता वोल्टेज सुग्राहिता फाई व वी का क्या होती है, अनुपात। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यदि कुंडली में प्रतिरोध R हो, तब जो V का मान होगा ना वो I और R के बराबर होगा, मतलब I और R के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात तो आपको बचपन से पता है यार, है ना। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई लिखा और ये लिखा I और R, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमने यहाँ लिखा कि S और V, अब हमने लिखा कि S और V, अब हमने लिखा फाई, और I का मान हम पहले ही जानते हैं कि K होता है और फाई होता है, और गुणे में क्या हो गया R। ये बात अभी अभी हम पीछे प्रूफ करके आए हैं कि I बराबर K फाई, ठीक, जहाँ K हमारा एक नियतांक होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फाई से फाई तो कट जाएगा, तो SV बराबर आएगा 1/K और R, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि SV/1/K, और K का वैल्यू हमें पता है कि C/NAB, है ना, और ये R, ये सारा पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा SV/NAB और डिवाइडेड बाई हो जाएगा CR। मतलब यार मैं बोल सकता हूँ बड़े आराम से कि जो अभी हमने वोल्टेज सुग्राहिता, ये धारा, ये वाला वैल्यू निकाला था, उसमें था NAB अपॉन C, और यहाँ जो निकाला NAB अपॉन C और गुणा हो रहा है किससे, R से, नीचे R से गुणा हो जाएगा। बोलो ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से अगर ध्यान से देखें तो NAB की वैल्यू को घटाकर और इसकी C की वैल्यू को बढ़ाकर और R की वैल्यू को बढ़ाकर वोल्टेज सुग्राहिता को घटाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। आप इसको अपने आप भी लिख सकते हो कि अतः C और R के मान को बढ़ाकर NAB के मान को, NA व कॉमा लगा के लिखिएगा, NA व B के मान को बढ़ाकर इसका मान, C और R के मान को बढ़ाकर NAB के मान को घटाकर SV का मान घटाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों SV तब घटेगा जब NAB का मान घटेगा। ये कब बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। बात समझ में आ गई, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए एक बार धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता का। अब हम बात करेंगे कि क्या होती है किलकित कुंडली धारामापी, जिसे कहते हैं पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यार यहाँ एक वर्ड आया कि ये पिवटेड क्या है, इसे समझते हैं। पिवटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी एक्सिस पे क्या है, मतलब वो एक पॉइंट पे फिक्स है और उसके बाद वो घूम रही है। ध्यान से समझते हैं। आपके घर में घड़ी होगी, है ना, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आपके घर में घड़ी होगी, मान लीजिए कि घड़ी है और ये इसकी ये हमारी सुई है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो घड़ी की सुई है इस पॉइंट पे पिवटेड है।
कुछ इसमें भी ऐसे ही होता है कि एक कोई भी सुई एक जगह पे क्या है, ऐसे फिक्स है। अब यही जो गैल्वेनोमीटर हमारा है आजकल जिसको आप लोग यूज कर रहे हो, देखो क्या है बच्चों, यहां एक संकेतक लगा होता है। देखो इसमें भी वही किया, एक हम लोगों ने क्या ले लिया, एक बिल्कुल क्रोड बना ली, जैसे इस बॉटल जैसा हमने ले लिया, और लेने के बाद हमने इसमें तांबे के तार के फेरे लपेटकर एक कुंडली बना ली, और इस कुंडली को एक फ्रेम पर हमने ऐसे कस दिया। और उसके बाद क्या किया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि चारपाई, जिसको हम लोग गांव में खटिया बोलते हैं, समझदार हो यार तुम लोग। अब क्या हुआ कि चारपाई, उसमें बोलते हैं चूल, चूल समझते हो क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आपकी चारपाई होती है ना, ऐसे ऐसा मान लो चारपाई हो। अब ये जो आपको पता है ना, ये अब ये जो है ना, ये चार इसके जो हिस्से, मचवा बोलते हैं गांव में इसको। अब उसके बाद ये हमारी बन गए ऐसे, ठीक, ये हमने चारपाई बना दी। अब आपको पता हो गया इनको, आई थिंक, अब मुझे इतना ज़्यादा डीप मेरे तो नहीं पता है बेटा, ये जो ये बनते हैं ना, ये इनको आई थिंक चूल बोलते हैं। चूल क्या होता है, चूल का मतलब है कि ये इधर देखो एक चूल बना दिया और एक इधर हमने चूल बना दिया, इनके बीच में पूरा सिस्टम लटक रहा है, इनके बीच में पूरा सिस्टम लटक रहा है। इधर भी हमने क्या कर दिया है, एक अवतलाकार, अवतलाकार समझते हो ना, ऐसे अंदर से धंसा हुआ है ना, अवतलाकार हमने क्या बना दिया है, इसमें दो ध्रुव ले लिए हैं, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, इसको हम उत्तरी बोल देंगे और इसको हमने दक्षिणी बोल दिया है। बच्चों सबको पता ही है ये उत्तरी और दक्षिणी है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब क्या किया कि कुंडली ले ले, एक फ्रेम में इसको कस दिया और इसके बाद एक स्प्रिंग लगा के यहाँ T1 पॉइंट कर दिया इसको, और उसके बाद नीचे से एक स्प्रिंग लगा दी और इसको हमने T2 पॉइंट कर दिया। T1 और T2 का बहुत बड़ा खेल है, एक तरफ से धारा लेंगे दूसरी तरफ से धारा वापस जाएगी, दो तारों को इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक हमने ये क्या बना दिया है, ये हमने मेजर करने के लिए स्केल बना दिया ऐसे, और ये संकेतक बना दिया। अब धारा जब आएगी तो ये संकेतक ऐसे घूमेगा और बता देगा कि कितनी धारा है। अब देखो उधर देखो ना, नंबर हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इधर भी नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मान लो हमने तारों को बदल दिया, जैसे मान लो हमारे पास दो तार हैं, हमने एक तार इसमें जोड़ा एक तार इसमें जोड़ा, यार अब कैसे बताऊं, एक तार इसमें जोड़ा एक तार इसमें जोड़ा, वो एक तरफ गया, जैसे ही तारों को बदल दिया, अब वो वाला तार उठा के उसमें जोड़ दिया और जो इसमें जोड़ा था पहले, और इसका उठा के इसमें जोड़ दिया, तो अब ये इधर जाने लगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये दिशा भी बता रहा है हमें कि धारा की दिशा किस तरफ है। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा धारा मापी होता है वो क्या करता है, परिमाण भी बताता है, और परिमाण बताने के साथ साथ वो हमें दिशा भी बताता है धारा की। हमें उम्मीद है बेटा इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको ज़रा रीड करते हैं एक बार, कोई पॉइंट अगर छूटा हो तो समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले पिवोटेड का मतलब समझ में आ गया, एक जगह पे फिक्स होता है। देखो इसकी सुई जो होती है वो एक जगह पे क्या होती है, फिक्स होती है। ये देखो ये पिवोटेड है, एक जगह पे फिक्स है। अब इसके बाद यहाँ पे आए तो हमने लिखा कि किलकित कुंडली धारा मापी भी एक चल कुंडली धारा मापी है, एक चल कुंडली धारा मापी है, मतलब ये चल कुंडली धारा मापी ही है। उसके दो भाग हमने पढ़े थे ना, पहला निलंबित दूसरा किलकित, और किलकित जो है वो क्या है, चल कुंडली धारा मापी का एक भाग ही है। यह सुविधाजनक होती है, ये क्या होती है, सुविधाजनक। देखो ना कितना आसान है इसमें, परंतु इसकी सुग्राहिता जो होती है वो कुछ कम होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, किस कुंडली की सुग्राहिता कम होती है, तो याद रखो किसकी सुग्राहिता कम होती है, किलकित की सुग्राहिता कम होती है, और जो हमारी निलंबित है उसकी सुग्राहिता थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बात समझ में आ गई, सुविधाजनक तो है लेकिन जिसकी सुग्राहिता यहाँ पे हमारी ये क्या है, सुग्राहिता कम होती है, और सुग्राहिता कम होने की वजह से इसको कम उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कम मतलब कम एक्यूरेट वैल्यू दे पा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, इसमें भी तारों को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। तारों को लपेट कर कुंडली बना ली और जिसे फ्रेम में रख दिया, और फ्रेम चुंबक के ध्रुवों के ध्रुव खंडों के बीच दो चूलों में लटकता रहता है। मैं इसको भी साफ कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने में आराम रहेगा। दो चूलों के बीच लटकता रहता है कुंडली का विक्षेप। विक्षेप मतलब क्या होता है, जो ये नंबर है ना, इधर को गया इधर को गया, ये सारी चीजें। दो
कुंडली में विक्षेप को पढ़ने के लिए एक लंबा संकेतक लगा होता है। देखो ये क्या बना दिया, लंबा एक संकेतक लगा होता है। तो ये देखो एक लंबा संकेतक लगा है। अब क्या होगा इसमें, अब जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, देखो ऐसे नंबर हो गए और इस तरीके से संकेतक ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए, त्रिज्य का मतलब समझते हो ना भाई, त्रिज्य का मतलब समझते हो ना, ऐसे ठीक। त्रिज्य बनाने के लिए ध्रुवखंड कैसे लगे होते हैं, अवतलाकार। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि निलंबित में चुंबकीय क्षेत्र समांतर था, इसमें कैसा है, त्रिज्य है, ठीक। त्रिज्य बनाने के लिए अवतलाकार लगे होते हैं। कुंडली के अंदर नरम लोहे की क्रोड लगी होती है, ये बात सबको पता है, और जिस पर तांबे के तार के फेरे होते हैं। इस धारामापी का सिद्धांत भी निलंबित धारामापी जैसा होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अगर सिद्धांत आएगा तो दोनों में सेम लिखना है, क्योंकि निलंबित धारामापी का सिद्धांत हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब धारामापी में धारामापी के आधार पर जब किसी भी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसमें भी क्या करेगा, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जैसे कि उसमें कर रहा था। हमें उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। मौज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। काफ़ी थ्योरेटिकल था सेशन हमारा, तो अब आने वाले जो दिन हैं उनमें और मज़ा आएगा, क्योंकि अब और अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपकी मर्जी, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद अगर इस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे बच्चों। बाकी अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हो। सेशन अगर काफ़ी अच्छा लगा है तो लास्ट में आप लिख के जा सकते हैं, गुरुजी हैं तो संभव है, बाकी आप हैं तो संभव है। बात समझ में आ गई है तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।